आगे के प्रश्नों को चलिए देखते हैं। प्रश्न क्या है, कह रहे हैं कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार की त्रिज्या, देखिए ये पहले का डी नंबर क्वेश्चन है और लंबवृत्तीय शंकु की बात कर रहे हैं। वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, ठीक। और आधार की त्रिज्या 3.5, यही 3.5 है। ऊंचाई 12, सीधी ऊंचाई 12 है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक। तो हम यहाँ पे चीज़ें लिख लेते हैं। शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया है। और यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तिर्यक ऊंचाई L से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके बराबर होता है h² प्लस r² या h² मतलब आगे पीछे हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, पर फॉर्मूला यही रहता है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट h की जगह पर 12 हो जाएगा, r की जगह 3.5 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 12 का वर्ग 144 होता है। 35 का वर्ग, देखिए जिसके इकाई के स्थान पे 5 होता है उनका वर्ग करना आसान होता है। जैसे 3.5 है, वर्ग करना है तो 5 का वर्ग आप यहाँ पे 25 लिखिए। और 3 से बड़ी वाली गिनती होती है 4, इनका गुणा कर दिए, 3 चौके 12, ये हो जाएगा इनका वर्ग, ठीक। अब यहाँ पे 0.1 अंक पे था वर्ग करते वक्त, ठीक है। 3.5 को 2 बार गुणा कर, मतलब वर्ग करने का मतलब क्या? 3.5 गुणते 3.5 ऐसा होता है। तो 2 अंकों पे दिखाई दे रहा है ना दशमलव, तो 2 अंकों पे दशमलव लग जाएगा। तो 12.25 यह हो गया। अब हम इन्हें जोड़ देंगे। तो जोड़ते वक्त ध्यान दीजिएगा कि ये जो 144 है वो इधर आके जुड़ता है, ठीक है। दशमलव के पीछे से ऐसा करके लग जाएगा, 0.00 हो जाएगा। तो ये 2 5 ऐसे रहेगा और ये 4 2 6 और ये 5 और ये 1, ठीक। तो ये 156.25 है, ठीक। अब हमको इसका वर्गमूल निकालना है। जैसे कि मैंने आपको वर्ग बताया कि इकाई के स्थान पे अगर 5 है तो वर्ग करके कुछ ऐसा बन जाता है। अब देखिए इकाई के स्थान पे यहाँ पे आपको 25 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये किसी जिसके इकाई के स्थान पे 5 रहा होगा उसी का वर्ग होगा। तो किन दो गिनतियों को गुणा करने पर 156 आता है, लगातार वाली गिनतियाँ जो हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ हमें यहाँ पे सोचना होगा, मतलब सोचना क्या होगा, ये 12 और 13 का गुणा होता है, ठीक है। 12 गुणते 13 का, 13 दूनी 26 का 6 हाथ से लगे 2 और 13 कम 13 2 15, यानी छोटी वाली गिनती क्या है? 12 है। तो 125 का वर्ग है ये। 12 और 13 गुणा करने पे 156, ठीक। और 5 जब रहता है तो उसका 25, तो ये 125 का वर्ग है। अब जैसे यहाँ पे 2 अंकों पे दशमलव लगा था तो 1 अंक पे दशमलव यहाँ पे लगेगा। तो ये 12.5 का वर्ग है, तो ये सेंटीमीटर में ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक। तो हो गया, ये प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। आगे वाले प्रश्न में हम चलते हैं, ठीक। तो पहले का ई नंबर प्रश्न है, सभी खंड करने ही होते हैं इसमें, ठीक है। कह रहे हैं बिंदुओं A, B और -A, -B के बीच की दूरी। तो बिंदु हमें क्या दिए गए हैं? वो दिए गए हैं A, B, ठीक। और -A, -B दिए गए हैं। हम इनके बीच की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। तो दूरी का सूत्र जो होता है √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, ऐसा होता है, ठीक। यही तो होता है, ओके। तो होगा क्या कि हम यहाँ पे रखेंगे, पहले तो यहाँ पे ये x1 है, y1 है, x2 है
y2 है। x माइनस, ये एक माइनस सूत्र वाला, एक माइनस इसका वाला, दोनों को प्लस हो गया और यहाँ पे a लिखना था, ये a होल स्क्वायर प्लस, और y1 b है, एक सूत्र माइनस वाला, एक माइनस वाला सूत्र वाला माइनस, यानी फार्मूले वाला माइनस, और एक माइनस इसका वाला, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और b होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर, ऐसे कोष्टक में बंद करके, ये 2b स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर और ये 4b स्क्वायर बन जाएगा। 4 कॉमन ले लेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार से ये देखने को मिल जाएगा। फिर 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। बस यही अपनी दूरी हो जाएगी और बस, और कुछ नहीं करना है। आंसर लिख दीजिए, यहाँ पे इकाई लिख दीजिए कि इन दोनों के बीच की जो दूरी हमें चाहिए थी वो मिल गई है। ठीक है, तो फाइनल बात है ये, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। तो यार अब एग्ज़ाम तो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है, पढ़ाई करते रहना। ठीक है, सभी सब्जेक्ट पर पूरी विशेष पकड़ आपकी होनी चाहिए, मतलब सामान्य रूप से आप पढ़ते रहिए सभी सब्जेक्ट को, वही ज़रूरी चीज़ होती है और वही सबसे अच्छी चीज़ होती है। केवल एक सब्जेक्ट के बलबूते कुछ पार नहीं होता है, तो ये महत्वपूर्ण बात आपको याद रहनी चाहिए। पहले का F, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, बारंबारता वर्गंतराल बारंबारता दिया गया है, हमें माध्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें पहले टेबल तो तैयार कर लेनी होगी। तो भाई टेबल तैयार करने का मतलब कॉपी में लिखने से था, हमने लिख लिया है। वर्ग अंतराल के बाद देखिए ये बारंबारता को f से दिखाते हैं। अब हमें x की ज़रूरत है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का आधा 5, इनका जोड़ेंगे 30, आधा 15, 15 के बाद अपना ये 25 आएगा, यहाँ पे 35 आ जाएगा और यहाँ पे 45 आ जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ पे इस साधारण से ही लगाना चाहेंगे तो यार काफ़ी लंबा चला जाएगा, क्योंकि इन दोनों का गुणा कौन करते बैठा रहेगा। तो क्यों ना घटाने वाला काम कर लिया जाए, u इसमें बीच वाले को a मान लिया जाए, u बराबर x माइनस a कर लिया जाए। 5 में से 25 घटाने पर -20, 15 में -10, इसमें घटाने पर 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, ठीक, ये मिल जाएगा। अब गुणा करा लिया जाए तो भी कम, मतलब ज़्यादा ही है, पर अपने पास जगह कम पड़ गई अब। तो FU निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो 3 और 20 का गुणा, 20 दिया 60, वो भी माइनस वाला, 15 10 हम 100 माइनस वाला, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, और यहाँ पे 7 दूनी 14, 140, इतना मिल गया है। तो सिग्मा FU की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 140 और 90 जोड़ने पर मिल जाता है कितना, मिल जाता है 140 और 90 जोड़ने पर 230 मिल जाता है, 230 मिल जाता है, और इन दोनों को जोड़ने पर 160 मिल जाता है, ठीक। घटाएंगे क्योंकि ये प्लस में रहेगा, ये वाला माइनस में, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से लेंगे 13 में से 6 गेन, 7 6 13 7, 1 में से गेन ख़त्म, तो हमें 70 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे 70 हम लिख लेंगे। इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे, ऐसा जोड़ लेते हैं कि 11 और 9 जोड़ने पर 20 होता है, 20 10 30 हो गया, 30 इन दोनों को जोड़ने पर 10 होता है 40, यानी कि हमको यहाँ पे 40 मिल गया सिग्मा F की वैल्यू, ठीक। अब हमें समांतर माध्य जब निकालना है तो x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस सिग्मा FU अपॉन सिग्मा F, ये फार्मूला हो जाता है। तो a की वैल्यू तो यहाँ पे हमने देखा मानी थी 25, तो वही 25 लिखेंगे, प्लस सिग्मा FU प्लस में 70 मिला था और ये 40 है, 0 0 काट देंगे, 4 से भाग करेंगे, ठीक है। ये 25 है प्लस है, 4 1 4, बचेगा कितना
कोई बड़ी बात नहीं है यार, बस यही सिंपल सा भाग कर रहे हैं। 4 से 7 में भाग कर रहे हैं। 4 का नम 4 बच गया 3.0, 4 सते 28 बच गया 2, 4 पंचे 20 कट जाएगा। तो 1.75 मिल रहा है, जोड़ देंगे तो 26.75 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा पूरा समांतर माध्य का। ठीक है, अच्छा इसका मिलान कर लेते हैं एक बार, कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन होती है वहाँ पे गलती होने की संभावना रहती है। यहाँ पे 26.75 दिखाई दे रहा है, अपना भी वही आ रहा है। गलती क्या हो जाती है, मैं गलती से कुछ और लिख देता हूँ, दिमाग में कुछ और चलता रहता है, लिख और कुछ देता हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर ये आपने क्या कर दिया। ठीक है, तो अब अगला वाला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में 5 खंड, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, ऐसा कुछ रहने वाला है। इसमें टोटल 6 प्रश्न तो दिखाई दे ही रहे हैं, हाँ 6 ही प्रश्न हैं। अब इसमें जो पहला प्रश्न है कि इसमें स्टार लगा है, मतलब कि वो प्रश्न है जिसको आपको चैप्टर द्वारा मतलब एनसीईआरटी द्वारा हटा दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है ना, हटा दिया गया है। अब चूँकि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि मैं दिखा देता हूँ। दूसरा प्रश्न है, उसका ए नंबर प्रश्न है कि आपके पास 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है, जिसको 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है, दोनों भागों को मापना है। अब चूँकि आपके सिलेबस का है नहीं और इजी प्रश्न नहीं है, इजी मतलब इसके लिए हमें स्केल की आवश्यकता होगी, काफ़ी लंबा प्रोसेस चलता है, पर मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ऐसे आपको क्या करना होता है, कैसे खींचना होता है लाइन 7.6 की, मान लेते हैं ए बी, ये 7.6 की हो गई है। फिर आपको एक लाइन ऐसे खींचनी होती है, कोई भी न्यून कोण पे हो सकता है, और इसमें 13 खाने यहाँ पे काटने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे खाने काटने होते हैं। आखिरी वाले को इससे मिलाना होता है। फिर ये 5 देखते हुए पहला दूसरा, इसको M1, ठीक है, M2 M3 ऐसे करके रहता है, चौथा पाँचवें वाले पे इसकी एक समांतर रेखा खींचनी होती थी। तो समांतर रेखा खींचना बहुत मुश्किल काम तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि एक लंबा चित्र बन रहा है तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाता था आप लोगों को समझने के लिए। फ़िलहाल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जब ये निकल ही चुका है तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये समांतर रेखा खींचने के लिए हमको एक कोण बनाना होता था, दोनों के जब कोण बराबर है तो रेखाएं भी समांतर हो जाएंगे। तो ऐसे जाके जहाँ पे ये मिलता था तो ये 5:8 के अनुपात में विभाजित हो जाता था, और इसकी लंबाई आप आराम से नाप के लिख सकते थे। ठीक, तो ये हो जाता था, पर अब चूँकि नहीं है तो अब इस पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ जाते हैं, अब हम बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन है, और इस बी नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दूसरे का बी है कि 2x + 3y = 11 है, 2x - 4y = 24 है, को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए ये मतलब ये कुछ है। तो इसमें क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमारे पास समीकरण है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 है। कुछ करना नहीं है, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। समीकरण 1 से 2 को घटा देना है। कैसे घटाना है, ये 2x + 3y = 11 है, 2x - 4y = -24 है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, क्योंकि घटाते वक्त चिन्ह बदल जाते हैं। ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएंगे, 4 3 7y और 24 11, ये हो जाएगा शायद 35, हाँ 35 हो जाएगा। 7 5 35, यानी y की वैल्यू 5 मिल जाएगी। तो y की वैल्यू जो 5 मिल गई है वो किसी भी समीकरण में रख देते हैं। हम कहेंगे कि समीकरण 1 में y = 5 रखने पर, तो यहाँ पे 2x हैं प्लस 3 × 5 = 11, तो 2x + 5 × 15 = 11।
तो 2x बराबर 15 को उधर भेज देंगे, हट जाएगा, तो 11 माइनस 15 हो जाएगा, यानी कि हमको -4 मिल जाएगा। 2 से काट देंगे तो 2 मिल जाएगा, और x बराबर ये माइनस दिखाई दे रहा है, ठीक, -2। तो x की वैल्यू -2 मिल चुकी है। अब हमारे पास एक था y बराबर mx+3, ठीक, यही था ना, y बराबर mx+3 था। तो इसी में हमको ये रखना था, y की जगह पे हमने 5 रख दिया, m रख दिया, x की जगह पे -2 रख दिया, +3 कर दिया, +3 को इधर भेज दिया, तो 5 - 3 बराबर ये -2m मिल गया है। यहाँ पे घटाने पे 2 मिल गया है, -2m, और -2 को इधर भेज देंगे। देखिए प्लस नहीं हो जाएगा, m के साथ एक गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, यानी 2/-2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो m बराबर आप -1 लिखेंगे, ये जो माइनस नीचे वाला है वो ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। ऊपर या नीचे कहीं पे भी जा सकता है, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है, ठीक है। मतलब आपका -1/1 है, तब पर भी वो -1 है, ठीक है। और -1/1 मतलब माइनस को थोड़ा आगे लिखा गया है, तब पर भी वो -1 है। 1/-1 है, तब पर भी वो -1 ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता माइनस की स्थिति कहाँ पे है, सबकी वैल्यू 1 है। तो m की वैल्यू -1 मिल गई है। अब हम इसको भी थोड़ा सा उत्तर को मिलान करेंगे, क्योंकि हमसे गलतियाँ तो होती रहती हैं, तो अभी तो हम सही हैं। क्यों गलतियाँ होती हैं? कई बार मैं क्वेश्चन गलत उतार लेता हूँ, कई बार मैं गलती से प्लस की जगह माइनस लिख देता हूँ। ये इसलिए होता है क्योंकि मैं क्वेश्चन को तैयार करके पहले से नहीं बैठता हूँ, मैं डायरेक्ट आपका वीडियो बनाने, जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं ना, आपको पता नहीं रहता कि कौन सा क्वेश्चन कब आने वाला है और कौन सा क्वेश्चन आएगा, यह पता ही नहीं होता है। तो उस हिसाब से आप तैयार रहते हैं कि जो कुछ होगा देखा जाएगा। तो बस मैं भी वही देखने बैठता हूँ कि जो कुछ होगा देखा जाएगा, अपन डायरेक्ट करेंगे, जो हो पाएगा, गलत होगा, सही होगा तो सही होगा, मतलब टेंशन नहीं लेना का। लेकिन कई मामलों में गलत हो जाता है, आप लोगों के कमेंट आते हैं, सर आपने यहाँ पे गलती कर दी थी, इसका उत्तर ये होना चाहिए था, ये हो गया था। तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि गलतियाँ तो होती ही रहती हैं। अब दूसरे का C वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमको कहा गया है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को D और E पर प्रच्छेदित करे और भुजा BC के समांतर हो तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि ये है, ठीक है। तो भैया देखो, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक, और 4 नंबर का क्वेश्चन ये सीधा थेल्स प्रमेय प्रूव करने की बात कर रहा है। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ कि आपके पास एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ABC, ठीक, और एक रेखा जो जा रही है वो AB को यहाँ पे और AC को यहाँ पे क्रमशः D और E पर प्रच्छेदित कर रही है, कुछ इस प्रकार से, और ये समांतर हो जा रही है BC के समांतर हो जा रही है। तो हमको सिद्ध करना है कि AD/AB, अच्छा पूरा AB बराबर AE/AC, ठीक। तो ये 4 नंबर का चूँकि दिया गया है, इस वजह से ये थेल्स प्रमेय प्रूव करने को कह रहा है, ठीक। तो बिल्कुल फाइनल बात बता देता हूँ कि जो थेल्स प्रमेय है या फिर कोई भी प्रमेय है, वो प्रूव करने में मेरी पूरी ऊर्जा ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद अपन अब नहीं कोई क्वेश्चन लेने वाले हैं। इस वीडियो का यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन आएगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें पहले तो दिया है वाली चीज़ें भर देते हैं, और मुझे तो इसमें काफ़ी पेज लगने वाले हैं, ठीक। तो दिया है में क्या है, त्रिभुज ABC में ये जो हमारा DE है वो समांतर है BC के, वो उसको काटता है, उस जगह पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, में कोई मतलब नहीं है, ठीक। उसको लिखने लगेंगे तो और लंबा हो जाएगा। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है
AD बटे AB बराबर AE बटे AC, ये सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें रचना करनी होगी। अब आ जाते हैं हम अपनी वाली स्थिति पे। रचना में हम क्या करेंगे, देखो भाई ये क्या है, जब आप प्रश्न पढ़ रहे थे थेलस्पर में तो आपको कहा गया था कि ये वाला काम करना है, यानी कि DC और तथा BE को मिलाया और क्या करना है, यहाँ से AD पर ऐसे लंब डालना है और यहाँ से यहाँ पे लंब डालना है। ठीक, अब E तक हो चुका है तो E से मैं इसका नाम रख देता हूँ F और इसका नाम रख देते हैं M रख देते हैं और यहाँ पे N रख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे AD लंब EM तथा AE लंब DN खींचा। ये सब खींचा क्यों जा रहा है, बहुत बड़ी बातें हैं इसमें। हाँ ठीक है, कुछ बातें तो हैं। अब बारी आ जाती है उपपत्ति की, तो उपपत्ति को ध्यान से समझिएगा। उपपत्ति क्या है, उपपत्ति में देखिए हमको एक तरफ से पहले ध्यान से देखना है। हमें पहले लेना है AD हमको यहाँ दिखाई दे रहा है और हम लेंगे DB। पहले इन दोनों से हम थेल्स प्रमेय को प्रूव करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ले रहे हैं। ठीक, कैसे ले रहे हैं देखेंगे। हम लिख रहे हैं एरिया यानी कि क्षेत्रफल किस त्रिभुज का, AED का क्षेत्रफल बटे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम लेने वाले हैं। तो एरिया ट्रायंगल का नाम है DEB। ठीक, अब ऊपर वाले का क्षेत्रफल हम निकालने वाले हैं। 1/2 आधार हम लेने वाले हैं AD को और ऊंचाई लेने वाले हैं EM को। ठीक, ये हो गया बटे इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो 1/2 आधार लेने वाले हैं DB को और इसकी ऊंचाई यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे होगी EM। नहीं समझ में नहीं आया, मैं समझाना चाहूँगा, मैं कुछ तो समझा दूँ। ठीक, देखिए जो त्रिभुज होते हैं वो 3 प्रकार के यहाँ पे ऐसे होते हैं। देखिए एक त्रिभुज है जो न्यून कोण त्रिभुज है, जिसमें ये आधार लिया जाए तो ये ऊंचाई हो जाएगी और आधार ये पूरा रहेगा। ठीक, तब ये ऊंचाई रहेगी। तो 1/2 यहाँ पे आधार गुणते ऊंचाई लगती है। और अगर यही समकोण त्रिभुज होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये वाला आधार हो जाता है, ये वाली ऊंचाई हो जाती है। लेकिन एक अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है कि इधर वाला आधार लिया जाता है, ये वाला ऊंचाई ली जाती है और आधार इसे लिया जाता है। ध्यान से देखना, आधार केवल इतना है जिसे मैं रंग रहा हूँ, आधार ये है और ऊंचाई इसे लिया जाता है, तब पर भी ये फार्मूला काम करता है। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में बीच में तो आधार कहीं है नहीं, मतलब आधार ये है, ऊंचाई यहाँ है नहीं, तो ऊंचाई ये ली जाएगी। ऊंचाई मतलब एक ऐसी मतलब जो भी लंब हो, यहाँ पे ये लंब डाला था ना हमने, तो लंब है, इस वजह से उसको लिया जा रहा है। अब इसमें ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, तो हमको मिल जाएगा एरिया AED, सॉरी ए लिखना भूल गए, अपॉन एरिया ट्रायंगल DEB, ये बराबर हो जाएगा AD बटे DB के। इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे और ऊपर सूत्र लिख देना, यहाँ पे थोड़ा जगह बची रहे ना, आगे कॉपी तो लंबी होती है ना, चौड़ी होती है, यहाँ पे हो गए तो यहाँ की ओर लिख देना, मतलब बढ़ के, चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है,
ऐसे लिख देना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। यही अगर लिख दोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई बच्चे ने सूत्र का प्रयोग किया है। तो ये चीज़ हो गया। अब एक चीज़ और बता दें कि इधर वाले में भी हम यहाँ पे करने वाले हैं, जिसमें AE और EC का प्रयोग होने वाला है। ठीक, तो हम लिखेंगे त्रिभुज, यानी हमें पहले तो एरिया लेना है, इसका नाम है ADE बटे यहाँ पे EDC लिख देते हैं। ठीक, जिसका नाम EDC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC लिख दिया। इसके लिए देखें 1/2 तो रहेगा ही, आधार ये हो गया, ऊंचाई ये वाला लिखा जाएगा यानी कि DN। ठीक है, AEDN। तो 1/2 आधार है AE, ऊंचाई है DN। 1/2 इसके लिए आधार क्या रहेगा EC और ऊंचाई यही वाला DN। ठीक है, तो EC गुणते DN, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल E लिखना था, मैं भूल गया, EDC इसके बराबर AE बटे EC देखने को मिल गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमको इन दोनों को ही बराबर प्रूफ करना है। उसके लिए ये दोनों बराबर प्रूफ होने चाहिए, और इन दोनों को बराबर प्रूफ करने के लिए देखेंगे ऊपर वाला मटेरियल मिल रहा है, बस नीचे वाला बराबर हो जाना चाहिए। और नीचे वाला बराबर होने के लिए आपको एक चीज़ पढ़ाई गई थी कक्षा 9 में कि एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार पर दो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यहाँ पे देखिए समांतर रेखा ये है और इस आधार पर ये एक त्रिभुज बना है और ये दूसरा त्रिभुज बना है। तो ये दोनों त्रिभुज वही हैं जो यहाँ पे बराबर नहीं दिखाई दे रहे थे। तो हमको यही भी लिखना है, या क्या लिखना है, चूँकि ठीक है ट्रायंगल का नाम है DEB, चूँकि ट्रायंगल DEB तथा ट्रायंगल EDC एक ही आधार इसका नाम है DE, यहाँ पे सॉरी DE मेरे ख्याल से मैं जब सरकार रहा था दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये दो एक ही आधार DE, अब रुक जाओ तथा समांतर रेखाओं DE समांतर BC पर स्थित हैं। इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ DEB बराबर एरिया ऑफ, यहाँ पर ट्रायंगल लगाना भूल गया, ट्रायंगल EDC। ठीक, इसको समीकरण नंबर 3, अच्छा समीकरण 1, 2 और जो 3 बनाए इन तीनों से, समीकरण 1, 2 व 3 से ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों को बराबर लिख देना है। क्या लिख देना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। अब इसमें हमको केवल यही मिला, ये और ये, मतलब इतना बटे इतना बटे इतना ये मिला, लेकिन हमको AB चाहिए ना। अब देखो यहाँ बात ये होती है कि इसका हम डायरेक्ट ऊपर में लिख सकते हैं या फिर इसमें एक जोड़ करके काम कर सकते हैं। ठीक, तो हमें इसमें सिद्ध करने के लिए देखिए हमको AD को सही सलामत और AE को सही सलामत रखना है, तो हमें इनको दोनों को नीचे लाना चाहिए, यानी कि DB बटे AD कर देना चाहिए बराबर EC बटे
ए ई कर देना चाहिए और दोनों तरफ एक जोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये कुछ ऐसे, ठीक, ए ए प्लस 1 कर देना चाहिए, ये इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें डी बी प्लस ए डी दिखाई देगा बटे ए डी हो जाएगा, और यहाँ पे ई सी बट प्लस ए ई दिखाई देगा बटे ए ई हो जाएगा। हो गया। अब ये वाला जो चीज़ है, अगर चित्र में देखोगे डी ई कहाँ है, ये सॉरी यहाँ पे तो डी ई नहीं था, डी बी था, गलती हो गई। डी बी ये है, उसमें ए डी यानी ऊपर वाला जोड़ना है, तो दोनों जोड़कर ए बी हो जाएंगे, अर्थात ऊपर वाला हो जाएगा ये ए बी बटे या ए डी रहेगा। ये देखो ई सी कहाँ है, ये रहा, और ए ई कहाँ है, ऊपर वाला, दोनों को जोड़ने पे क्या बन जाएगा, ए सी बटे ए ई है। इसको उल्टा कर दो तो हमें मिल जाएगा ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। हो गया यार, खेला ख़त्म हो गया भाई, इतने से एकदम हो गया। अब 4 नंबर का प्रश्न है, कुछ ज़्यादा ही हमने कर दिया है, पर चूँकि प्रमेय सिद्ध करना था तो इतना तो करना ही था, इतना लंबा। अब ज़्यादा लंबा है नहीं, इसमें थोड़ी डिटेल्स हैं, और जो कि ना समझ में आने वाली डिटेल्स हैं, ये बहुत से लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, मुझे भी समझने में काफ़ी समय लगा था, और अभी भी याद करने के लिए मुझे नकल करनी पड़ती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये कर ही पाओ, बहुत कंपल्सरी चीज़ नहीं है, बट अगर आप कर पाते हो तो आप एक महानतम व्यक्ति, यानी कि आपका सोचने और समझने की क्षमता बहुत विकसित हो चुकी है, आप बेहतर स्थिति में है, ऐसी वाली स्थिति आप मान सकते हो। ठीक, और ये स्थिति लाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करना होता, थोड़ी बहुत सी मेहनत करनी होती है, और ये मेहनत कक्षा 9 से अगर आप शुरू कर देते हो तो पहुंच जाते हो। और पते की बात बताएं तो ये कक्षा 9 में मेरे पास इतनी मेहनत मुझे नहीं होती थी, मुझसे नहीं होती थी, मैं बस काम चलाओ काम कर लेता था, प्रमेय और मैं सिद्ध नहीं करता था। जब मुझे पढ़ाना हुआ तब ये मैंने खुद सीखना शुरू किया, और खुद से सारी चीज़ें किताब से देख देख के सीख के मैंने आपको ऐसे वीडियोस बनाना था, तो पढ़ना सीखना ही पड़ा मैं, तो ये सब सीखा है मैंने, तो आप भी सीख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पहली बार में आ जाए, आपको जब भी आ जाएगा तब आप कर पाएंगे इसको। ठीक है, चलो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आगे के प्रश्नों को हम लाएंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।